सर अब थोड़ा पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स के कारण जो ब्रेंट क्रूड है उसके दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। कब राहत मिलेगी सर? आम जनता अभी यही जानना चाहती है। पेट्रोल डीजल के दामों में आपको लग रहा है क्या कि गिरावट आएगी या अभी लंबा संघर्ष रहेगा? अभी तो कुछ दिनों से रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। हाँ। लेकिन चिंता का बात यह है कि $90 से ऊपर है, 100 से कम है और कभी टच कर ऊपर जाता है नीचे हो 100, जाता है, हाँ ऊपर बिल्कुल। नीचे हो जाता है, लेकिन ये कम है। इस बात को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये क्रूड का प्राइस कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अगर ये अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, अगर लड़ाई लंबी खींचती है तो ये परेशानी होगी। और हमारी कंट्री जहाँ पे हम 85% अपने एनर्जी ज़रूरतों के लिए हम बाहर पे डिपेंडेंट है, और जहाँ ऐसी वैश्विक संकट आ जाए, आपने देखा होगा कि पहले रशिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ, फिर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो गया, तो ये हमारी कंट्री को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे भारत में सब कुछ डिपेंडेंट है। हाँ। आप देखिए, हमारे लिए ये इनपुट कॉस्ट है। अगर हम डीजल की बात करें तो हमारे लिए फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर सब कुछ महंगा हो जाता है। इवन खाद, यूरिया सब कुछ महंगा हो जाता है। इसका एक इनडायरेक्ट असर ये है कि ये रूपी पे प्रेशर डालता है और रूपी गिरता है, और रूपी गिरता है तो डॉलर मजबूत होता है। हमें ऑयल खरीदने के लिए डॉलर में चाहिए होता है, तो और डॉलर खरीदना होता है, तो रूपी पे और असर पड़ता है। तो इसका हम अभी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। हम यही कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार की कोशिश है कि जितना ज़्यादा हम डाइवर्सिफाई कर सकें। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि 27 कंट्रीज से हम पहले खरीदते थे, अब तकरीबन 40 से ज़्यादा कंट्रीज से हम खरीद रहे हैं। तो हमने डाइवर्सिफाई किया है। तो दो इशू था, एक सप्लाई का, एक प्राइस का। सप्लाई तो हमने मैनेज कर लिया, कोई पेट्रोल पंप ड्राई नहीं हुए, कहीं पे भी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो प्राइसिंग है वो ग्लोबल है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और वो जितना अनसर्टेन होगा ग्लोबल मार्केट, कभी राहत नहीं मिलेगी। जितना लड़ाई होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई रुक जाए तो हो सकता है कि 5-6 महीने में इसका असर देखने को मिल जाएगा और प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, पेट्रोल डीजल की हमने बात की, इससे पहले हम जीएसटी की बात कर ही रहे थे। लगातार हम देखते हैं कि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग पेट्रोल डीजल और जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेकर आते हैं? तो क्या वजह है सर कि सरकार ये फैसला नहीं ले पाती है? इसके पीछे की जो इकोनॉमिक्स है, मुझे लगता है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझा पाएगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए। इसका नहीं आने का एक बड़ा रीज़न है इसके ऊपर टैक्स। एक जो इसका बेस प्राइस होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज लगाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो वैट लगाती है। आप सोचिए कि जहाँ पे इनको इतना मेजर रेवेन्यू मिल रहा है वैट से स्टेट्स को, तो वो कम क्यों करेंगी? जीएसटी क्यों लगाएंगे? नहीं, हाँ, जीएसटी में के दायरे में आके अपना रेवेन्यू क्यों कम करेंगी? तो अगर हम 28% के दायरे में भी इसको लाते हैं, फिर भी दिल्ली जैसे स्टेट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। अगर ये जीएसटी के दायरे में आ गए तो 10 से 15 रुपए का इसका असर हो सकता है। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं जो जिनका मेजर रेवेन्यू इम्पैक्ट होने वाला है, वो इसको नहीं लाने देना चाहती हैं। और ये फेडरल स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ऑफ भारत का, तो इसकी वजह से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें टैक्स का इंटरेस्ट है। इसकी वजह से ये लोग नहीं ला रहे हैं। हालांकि जब जीएसटी आने वाला था तो ये डिस्कशन हो रहा था कि इसको हम फेज्ड मैनर में इसको धीरे धीरे लाएंगे। जीएसटी अभी पेट्रोल और डीजल पे नहीं तो आने वाले दिनों में क्या संभावना है कि अभी जो पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जब ये खत्म हो जाए तो तब क्या सरकार इसको लेकर के कुछ कदम उठा सकती है? अगर स्टेट्स मान जाएं तब हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल है, और स्टेट्स को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका बहुत रेवेन्यू फिर उनको लॉस होगा, बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है सर, पेट्रोल डीजल की भी हमने बात कर ली। थोड़ा गोल्ड और सिल्वर, हम याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपील की कि अब आप गोल्ड मत खरीदिए। तो और ऐसे में एक असमंजस की स्थिति भी है, जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा था या जो अब चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से बैलेंस्ड है रेट, मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी ये सही समय है गोल्ड या सिल्वर पर निवेश करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। और आपने पूछा कि गोल्ड के प्राइसेस क्या फ्लक्चुएट हो रही हैं, होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी। तो गोल्ड के जो रेट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में तय होते हैं और हमारे यहाँ तय नहीं होते हैं।
भारत सरकार ने जो अपील करी है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील करी है कि आप इसको 1 साल के लिए डेफर करिए, इसके पीछे क्या है लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। 160 से 170 बिलियन डॉलर का हम क्रूड खरीदते हैं। क्रूड को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारी एनर्जी ज़रूरत है, वो बंद होगा तो पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। 60 से 70 बिलियन डॉलर हम गोल्ड पे खर्च करते हैं। आप सोचिए, अभी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का एक लड़ाई हो गया है, आईएनआर गिरता चला जा रहा है, मतलब वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्या करें? आरबीआई ने बहुत हद तक संभाला है, हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, तकरीबन 700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन ये फॉरेक्स रिजर्व ऐसा बुद्धिमानी नहीं है कि हम सारा अपने रुपये को डिफेंड करने में, को रोकने में इसको खर्च कर दें। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो इसको गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखा कि कौन से अननेसेसरी इंपोर्ट्स है, ठीक है, जिसको हम डेफर कर सकते हैं, एसेंशियल नहीं है, वो नहीं करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हालांकि इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका ज़रूर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम पूरे इकोनॉमी को देखें तो इसका पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि रुपये को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, करंट अकाउंट डिफिसिट घटेगा और बाकी करेंसीज की तुलना तो में। जिस दिन मोदी जी ने अपील की और अभी तक के सिनेरियो की यदि बात की जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि बाकी मतलब, लेकिन डॉलर तो अभी भी वैसे ही है, रुपये तो अभी भी गिर ही रहा है, तो इसके असर, इसका इफेक्ट दिखेगा कब, यदि ये पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का? तो ये एक उनके पूरे स्कीम का एक पार्ट है गोल्ड नहीं खरीदना। और आपने देखा होगा तभी गोल्ड बहुत दिनों से स्टेबल है इंडिया में। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही अपील करी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके नेक्स्ट डे 6% से बढ़ा के 15% का टैरिफ लगा दिया गया। तो एक तरीके से मतलब उसको इंपोर्ट को कहा गया कि आप ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करिए, अगर एसेंशियल नहीं है तो आप इसको खरीदिए नहीं, इसको डिफर करिए आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड तो हमेशा ऊपर रहेगा। गोल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट असेट्स नहीं है, गोल्ड हमेशा एक हेज असेट्स है। क्या है सर? हेज असेट्स मतलब इंश्योरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 लाख रुपए का आपका एक पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल, तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15% आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये इंश्योरेंस है कि मतलब कल को अगर कुछ भी हो गया तो ये आपको हाँ, साथ में देगा। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी गृहिणियां हैं आपके जैसी, और हमारे घरों में करीब 30,000 टन सोना है। 30,000 टन, आप सोचिए। और वो ब्लॉक भी हो जाता है, शायद यही वजह थी कि मार्केट में वो आ नहीं पा रहा है, फ्लो एसेट है नहीं, तो इस कारण ही कि अभी मत खरीदिए, क्योंकि लोग लेकर के रखे रहते हैं उसको। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप शादियों में भी मत खरीदिए, और थोड़ी सी देशभक्ति के लिए से जोड़ दिया, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, और अब आपने एक सही क्वेश्चन किया कि सोने चांदी का मार्केट से ख़त्म नहीं होगा। लोग क्या करें, अपना पुराना सोना ले जाके उससे ही कुछ बनवा के और शादी में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जरूरत हम सोने मतलब लड़की के बिना बिना उसके पता कहाँ नहीं शादी जाता हो ना हो, बट गोल्ड के बिना तो नहीं हो सकता।